आज के इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का जितना भी वायरल न्यूमेरिकल है जो बार बार एग्जाम में आता है, जो रिपीट हो रहे हैं लगातार, वैसे न्यूमेरिकल को मैंने छाट करके लाया है दोस्तों, जो कि आज के इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से और बेहतरीन टेक्निक के साथ आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा। अगर आप साल भर कुछ तैयार नहीं भी किए हो, आपको डर लग रहा है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से, तो डरना एकदम बंद कर दो दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो के बाद आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को लेकर के चिंता करने की तो कतई जरूरत नहीं है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कुल वायरल न्यूमेरिकल करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सब चैप्टर में न्यूमेरिकल है, केवल 3 चैप्टर में आपकी न्यूमेरिकल मिलता है, जो कि विलयन है, विद्युत रसायन है और रासायनिक बलगतिकी है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि न्यूमेरिकल से अच्छा खासा मार्क्स लाया जा सकता है केमिस्ट्री से, लेकिन डर खत्म करना पड़ेगा। पहले आप डरिए मत, केवल 3 चैप्टर है यार, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार करने में कितना समय लगेगा? मैं बता रहा हूं ना कौन कौन से वायरल न्यूमेरिकल है, बस उसे आप करो, तैयार करो, और उससे रिलेटेड आए तो इतना दम रखना कि कर लेना। यानी नंबर थोड़ा बहुत चेंज करके अगर 10 की जगह 20 दे दे, 20 की जगह 30 दे दे, तो उतना तो चेंज हो ही सकता है ना। तब आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। तो अब आ जाते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ दोस्तों। अब मेरी बातों को बड़ा ध्यान से देखेंगे, एकदम सीरियसली इसको वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपकी लाइफ बन जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो के बाद आपको वाकई में डर खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का। बस जैसे बता रहा हूं समझते जाइए दोस्तों। आज बहुत सारी प्लानिंग बताऊंगा न्यूमेरिकल करने का, कि अगर एक किए तो उसे घुमा के कुछ भी दे दे तो भी कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, इससे रिलेटेड यही न्यूमेरिकल हो, थोड़ा बहुत घुमा करके दे दे तो भी आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे वो सब बताऊंगा मैं दोस्तों। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं किस पे दोस्तों? इसको पता है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग दोस्तों। याद रखिए, इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल आता है और वो भी बड़े मार्क्स का, इसलिए न्यूमेरिकल को सबसे पहले मैंने रखा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि शुरू में छोटा मोटा 2-4 न्यूमेरिकल बता के तो हाँ वीडियो खत्म कर दे, अब हो गया जाइए, मेरा तो व्यू आ ही जाएगा, थंबनेल बना ही दिया है मैंने ऐसा। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कंटेंट भी अच्छा होगा। इसका अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है वगैरह, तो यहाँ आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसी थंबनेल के ऊपर देखिए आई बटन दिख रहा होगा चलता हुआ, उसे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया। चलिए ठीक है, एक कंटेनर से समझाता हूं आपको। ये देखिए, जल कितना है? 100 ग्राम। और यूरिया कितना घोला गया? यूरिया होता है NH2CONH2, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं यूरिया। कितना मिलाया गया? 3 ग्राम मिलाया। 3.0 लिखो चाहे 3 ग्राम लिखो, मतलब एक ही होता है। 3.0 या फिर 3 लिखो, मतलब एक ही होता है। अब आपको ये बात बहुत पहले बता चुका हूं इस तरह के वीडियो में, कि जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। क्या होगा? विलेय। अब विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से लिखोगे, और जो विलायक होगा, विलायक, उसको कैपिटल W से लिखोगे। किससे? कैपिटल W से। यानी कुल मिलाकर तुम्हें इस फार्मूले में देखो तो स्मॉल W और कैपिटल W तुम्हें पता चल चुका है। तो आपको क्या दिया हुआ है? स्मॉल W आपको कितना दिया है दोस्तों? 3 ग्राम। कितना दिया है दोस्तों? 3 ग्राम। ठीक है दोस्तों, आप स्मॉल W के बगल में लिख सकते हैं यहाँ पे यूरिया का द्रव्यमान। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कैपिटल W कितना दिया हुआ है? जल का द्रव्यमान कितना दिया है? 100 ग्राम। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए, अब 2 चीज तो मिल गया। अब हमें क्या क्या चाहिए? यम चाहिए होगा और के भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या गणना करना है? यहाँ पे देख सकते हैं, क्वथनांक का उन्नयन निकालना है। हमें क्या निकालना है? क्वथनांक का उन्नयन, यानी डेल्टा टीबी पता लगाना है। हमें क्या पता लगाना है? डेल्टा टीबी पता लगाना है दोस्तों। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसके बाद क्या है कि आपको क्या दिया है, और अगर यहाँ पे देखे ध्यान से, एकदम स्मूथली ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, चिंता मत करिए। देखने में चाहे कितना भी कठिन सवाल क्यों ना लगे, लेकिन मैं हूं ना, इसे बताऊंगा। अब ध्यान से समझना। यहां तक जब हो गया तो उसके बाद कहता है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ है। स्थिरांक, स्थिरांक किसे बोलते हैं? कांस्टेंट के को। और उन्नयन स्थिरांक है, इसलिए क्या हो जाएगा? केबी। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों? केबी का वैल्यू 0.52 दिया है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप कहोगे यम क्या है? यम दोस्तों आपका मोलर मास, आणविक द्रव्यमान होता है। किसका? जिसको आप मिला रहे हो, विलेय का। ठीक ना, तो याद रखना, यहां पे आप लिख सकते हो आणविक द्रव्यमान। ठीक है, स्मॉल एम को, या फिर इसे अणु भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अणु भार। अणु भार भी निकालने को, यानी यम भी निकालने को क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं बताऊंगा, इसको कर लो फिर। तो देखिए, यहाँ पे आप यूरिया का जब निकालोगे तो निकालना सिखा चुका हूं दोस्तों, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 आएगा। अब आप कहेंगे सर मैं तो वीडियो नहीं देखा हूं, तो जाके आप देखिए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो लीजिए, एक बार भर निकाल देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका है नाइट्रोजन कितने बार है? एक बार, एक बार, 2 बार। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। ठीक है, हाइड्रोजन, अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार। हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1। प्लस कार्बन कितने बार है? 1 बार, 12 होता है कार्बन का।
एटॉमिक मास ऑक्सीजन एक बार, ऑक्सीजन कितना होता है 16, भी से हल करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना तक हो गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना होगा। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, ठीक ना, जब एग्जाम में आप लिखिएगा तो इस तरह से पूरा वैल्यू पहले लिख लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे मैं समय बचाने के लिए नहीं लिखा हूँ, आपको याद है ना क्या लिखना है, यहाँ ये विलेय है तो विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और ये समझ रहे हैं ना उन्नयन स्थिरांक। बाकी इसको तो लिख ही दिया मैंने। अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 0.52 गुणे डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया है 3 बटे यम कितना दिया है 60 गुणे कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100। अब देखिए 10 10 10 10 10 10 कटा, तो डेल्टा टीबी बराबर कितना मिलेगा 0.52 गुणे 3, और नीचे में क्या बचा 6, 3 से 6 कट रहा है कि नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 2 से 52 कट रहा है, देखिए 0.2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, यानी कुल मिला के आपका डेल्टा टीबी 0.26 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर है इसलिए मात्रा किसका केल्विन होगा। अब बताइए समझ आया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ देते हो, नहीं करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में, तो मार्क्स कतई आपका बेहतर आ ही नहीं सकता। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं बिना एग्जाम दिए, इसलिए मेरी बात को सीरियसली लो, इसके पीछे मेहनत कर करके आ रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बातें। इसलिए ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में रखो, कैसे कर रहा हूं उसको जाके घर पे लगाओ, तब जाके तुम्हारे अंदर का डर खत्म होगा। सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से ज्यादा नहीं होगा। जैसे बहुत बच्चे कह रहे हैं कमेंट में कि सर बहुत डर लग रहा है, केमिस्ट्री को लेके बहुत डर लग रहा है, फिजिक्स को लेके बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? सोचोगे तो लगेगा ही, वक्त जो बचा उसका सही इस्तेमाल कर लो ना, लगेगा ही नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है डर लग रहा है तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। किसी शादी ब्याह में जाते हो तो रात भर जग जाते हो, तो क्या कोई जगने से क्या कोई मर जाता है? नहीं ना। क्या उसको बीमार हो जाता है? नहीं ना। कष्ट कर लो थोड़ा सा, कुछ दिन की बात है। तो आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलने से पहले एक बात बता देता हूं। मैंने बोला कि एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसको घुमा फिरा के कुछ भी देगा तब कर सकते हो, कैसे मैं समझाता हूं। अब बात को ध्यान देना, मैंने कहा ना कि इस वीडियो को पूरी गौर से सुनना, ठीक है। इस वीडियो में मैं खुद देख लो, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में आप गौर से देखो, क्योंकि बहुत सारा कुछ बताने वाला हूं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसमें बताता हूं कि इसको अब बदल के कैसे देगा। देखो, हो सकता है तुम्हें कह दे कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, जल में घोलने पर उसके क्वथनांक के उन्नयन में, अब गणना किया है ना, यहां गणना हटा देगा, यहां हटा देगा, कहेगा उसके क्वथनांक के उन्नयन में इतने केल्विन की वृद्धि हो गई, इतने केल्विन की वृद्धि। क्योंकि याद रखना, कमी अवनमन में होता है, उन्नयन में हमेशा वृद्धि होता है। उन्नयन का मतलब वृद्धि और अवनमन का मतलब कमी। अगर तुम डेल्टा टीएफ निकालोगे तब जाके कमी वाला आएगा। समझ है मेरी बातें। यहाँ टी भी कर रहा है, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन है, उन्नयन यानी अधिकता, कमी, सॉरी वृद्धि। तो यहां पे क्या कर देगा कि इसको दे देगा। समझ आ रही मेरी बातें। जब इसको दे देगा तो आपको कहेगा क्या, ध्यान से सुनिए, बड़ा खास बात बता रहा हूं। कहेगा कि 3 ग्राम, यहां यूरिया काट देगा, यहां यूरिया काट देगा। जानते क्या करेगा इसके जगह पे? विलेय डाल देगा, विलेय। 3 ग्राम विलेय को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि इतनी हो जाती है, तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है। तो जो विलेय डाला गया है, तो विलेय का, किसका? विलेय का अणु भार बताइए क्या होगा। अब आप कहेंगे कैसे सर, ये कैसा सवाल बन गया? देखो मेरी बात समझो, किस तरह से ये सवाल बनाएगा बोर्ड एग्जाम वाला, किस तरह से सवाल बनाएगा। ऐसा वीडियो आपको शायद ही मिलेगा दोस्तों चैनल पे किसी के, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करा के तुरंत पलट नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, इसके ऊपर कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके ऊपर कितने तरह के हमले हो सकते हैं इस क्वेश्चन के जरिए, वो मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, यही तो सबसे खास वीडियो है दोस्तों, इसीलिए वीडियो खास बन जाता है। जैसे आपने क्या किया, विलेय डाला, विलेय। जब भी आपको अणु भार पूछेगा तो विलेय नहीं बताएगा कि कौन सा डाला गया। जैसे यहां बता दिया था विलेय यूरिया डाला गया, यूरिया, यूरिया, यूरिया यानी आपको पता चल गया। अब यूरिया पता चल गया तो NH2CO NH2 पता चल गया, तो अब यम तो आसानी से निकली जाएगा ना, आणविक द्रव्यमान। अभी पता है ना तरीका निकालने का, नाइट्रोजन 2 बार है, 2 लिखो, 14 लिखो, फिर गुणा करके, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, जब अणु भार उसे पूछना होगा तो विलेय बोलेगा कि विलेय इतना मिलाया गया है, विलेय इतना मिलाया गया है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि विलेय कौन सा है। जब विलेय ही नहीं पता है मुझे कौन सा है,
तो उसका यम तो निकालना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए यम भी नहीं पता। जब विले ही नहीं पता मुझे तो यम पता नहीं, अणुभार पता नहीं। जब विले का नाम पता होगा तभी तो अणुभार निकाल पाओगे। जब हमें पता ही नहीं कि इसमें डाला क्या गया, बस ये पता है कि हाँ विले है, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें कौन सा विले है, यूरिया है, ग्लूकोज है, क्या है, यही नहीं पता, तो हम यम निकालेंगे कैसे? तब यम निकालने के लिए वो खुद पूछ देगा, कहेगा कि विले इतना ग्राम डाला गया है, 10 ग्राम विले डाला गया है 100 ग्राम पानी में, इसका केबी दे देगा, यानी कुल मिला के आपको क्या क्या दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, ये दे देगा, कितना ग्राम डाला गया ये दे देगा, कितना ग्राम पानी में डाला गया ये दे देगा, तो कहेगा जो विले है उसका अणुभार बताओ क्या होगा। अब बताओ, यहाँ वैल्यू पुटअप करके इसको अकेला करके नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इस तरह से सवाल को घुमाएगा तो डरने का नहीं। आओ एक सवाल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को देख के तो आपका दिल खुद ही खुश हो गया होगा, अब तो भरोसा हुआ ना कि मैं कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, यानी इक्का दुक्का चुटकैया क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं या फिर आते ही नहीं है, बस समझ रहे ना इशारे में कि टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं है। इस सारे क्वेश्चंस पॉपुलर है। अब आप देख सकते हैं, जो मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, फिर से भैया थंबनेल चला दीजिएगा यहाँ पे। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे इसको प्रूव करना सिखाया हूं। अब आप कहेंगे कौन से वीडियो में है ये चीज? वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन याद करिए, राउल्ट के नियम पर आधारित। यहाँ पे ये जो दिख रहा है फार्मूला, ये मैंने प्रूफ कराया दोस्तों, तो जरूर उसे देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब रही बात यहाँ पे, दो चीज तो आपको पता चली गया कि स्मॉल डब्ल्यू जो होता है विले का, जो हम मिलाते हैं विले, उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और विलायक का द्रव्यमान कौन होता है, विलायक का द्रव्यमान कौन होता है, कैपिटल डब्ल्यू। ये बात तो आपको पता चल गया। अब स्मॉल एम भी आपको पता होगा कि विले का क्या होता है, अणु भार होता है। क्या होता है, अणु भार होता है किसका, विले का। कौन, स्मॉल एम। अब आप कैपिटल एम नहीं बताऊंगा तो भी आप जान जाएंगे अणु भार किसका है, अणु भार विलायक का, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल को पकड़ना, देखना बच्चों जैसा लगने लगेगा। कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। अब अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है ये भी मैंने बताया उस वीडियो में, जरूर देखना, बहुत डिटेल बताया विलियन वाले चैप्टर में, ठीक ना। आपको फील आएगा दोस्तों, पूरा लेवल आपका जेई नीट जैसा लगेगा। है लैंग्वेज हिंदी, लेकिन आपको लगेगा कि लेवल एकदम नीट जेई का है। अब ध्यान से समझिएगा, ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी विले कितना मिल गया, 10 ग्राम, ठीक ना। 10 ग्राम क्या मिल गया दोस्तों, विले। लेकिन साला ये देखो कितना दिमाग लगाया कि विले बोल तो दिया कि 10 ग्राम घोला गया किसमें, 100 ग्राम पानी में। देखो जब 100 ग्राम बोला तो पानी जरूर बोल दिया, नोटिस किया कि नहीं। यही ना इसके पीछे क्वेश्चन में समझा रहे थे कि देखो यहाँ बोल दिया 100 ग्राम वाले के लिए बोल दिया साला कि पानी है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो अवाष्पशील पदार्थ डाला गया वो है क्या, ग्लूकोज है, यूरिया है, क्या है, ये नहीं बताया। इसका मतलब साबित हो गया कहीं पे हमें यहीं से खेल खेलेगा वो। अब देखो जब नहीं बताया, मेरा टेक्निक पकड़ो, मैंने बोला ना बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। जैसे ही विले का नाम नहीं दिया तो पक्का गारंटी है कि क्या पूछेगा, अणु भार पूछेगा। क्या पूछा है कि नहीं अंत में, देखो। अब कहोगे किसका, तो देखो विले का ही पूछा। अब तो फील होने लगा ना, मजा आने लगा ना, तो लाइक कर दो ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 10 ग्राम क्या दिया है तुम्हारे पास, विले का द्रव्यमान। विले का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 10 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक कौन है, जल है ना, जल का द्रव्यमान कितना दिया बच्चा, 100 ग्राम दिया है, जिसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं। अब इसका कैपिटल जल दे दिया है तो इसका आणविक द्रव्यमान आपको पता ही होगा, अणु भार। अणु भार किसका, जल का, पता ही होता है। अणु भार आता है ना निकालने, जल। अणु भार किसका, जल का। अणु भार किसका, जल का, जिसे हम लोग कैपिटल यम कहेंगे। निकाल दो एक बार और लो, इस बार सीख लो। पानी का क्या होता है, पानी कितने बार है, एच कितने बार, 2 बार। गुणे एच का मास कितना होता है, 1, फिर प्लस लगा दो। ऑक्सीजन कितने बार, 1 बार। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, जोड़ोगे तो 18 है। अब क्लियर है यहाँ तक, पक्का ना। अब देखो और क्या क्या दिया है, ये तो पता चलेगा, तुम्हें यम निकालना है, ठीक ना। अब क्या कह रहा है ध्यान से समझना, एक जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ कि जब कोई भी कंटेनर में अगर तुम लिक्विड डालोगे ना, तो अगर वो प्योर है, प्योर का मतलब उसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, तो उसमें से निकलने वाला जो वाष्प दाब होगा वो पी नोड होता है। नोड का मतलब प्योर, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है। और जब इसमें मिला दूंगा कुछ, क्या कर दूंगा, जैसे मान लो इस कंटेनर में अभी तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं मिला दूंगा, कुछ मिला दूंगा, तो उसके बाद जो वाष्प दाब आएगा
वो विलियन का वाष्प दाब होगा। यस लग जाएगा यहाँ पे। समझे कि नहीं मेरी बात है? मिलाने के बाद, तो मिलाने से पहले इसका टेम्परेचर कितना था? कहाँ गया यार, यहाँ पे। वाष्प दाब इतना मिलीमीटर से घट करके इतना हो जाता है। कब? जब विद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाया जाता है। पढ़ सकते हो, देख लो। 20 डिग्री ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना से इतना हो जाता है घट करके। तो ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। समझ आई मेरी बात है? तो पी नोट कितना दिया हुआ है? 17.535 mm। और पी एस कितना दिया है? विलियन का वाष्प दाब 17.235। देखो घट गया। जैसे ही तुम अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो वाष्प दाब में हमेशा कमी हो जाती है, ठीक ना? क्या हो जाती है? कमी। और इसी को जब तुम घटा देते हो, क्या कर देते हो? पी नोट माइनस पी एस करते हो, तो इसी को बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षित नहीं। अपेक्षित जब करना होगा तो जब पी नोट कर दोगे नीचे में, तब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है। अगर चाहते हो बेहतरीन तरीके से सीखने तो जरूर वीडियो को देखना। समय कम है, जरूर देख लेना, मैं तो कहूंगा, बाकी आपकी इच्छा। अब ध्यान से समझना, ठीक है? अब देखो पी नोट, पी नोट कितना दिया हुआ? वैल्यू रखो, सवाल खत्म है। 535 माइनस पी एस कितना दिया हुआ है? 17.235 बटा पी नोट कितना है? 17.535 बराबर स्मॉल डब्ल्यू तो पता ही है आपको कितना? 10 ग्राम है। यम आपको निकालना है। ये वाला यम आपको पता है कितना? 18। अरे वाला तो पता ही है 100 है। 10 कट गया, कोई दिक्कत? अब इसे घटा लेते हैं। आइए किनारे घटा के दिखाता हूँ। 17.535 17.235 यही है ना? 0.0 यानी 0.3 आ रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि इधर का 0 लिखने का जरूरत नहीं है। 0.3 नीचे में कितना आ गया? 17.535 बराबर ऊपर में 18 एकम 18 नीचे में 10 इंटू एम। अब पलटी मारो। जब इसे पलटी मारोगे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। कैसे? देखो, जब ये पलटेगा, जगह नहीं दिख रहा है, यहाँ कर दो, इसे उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक ना? आप लोग कहते हो अक्सर कि स्क्रीनशॉट के लिए समय दे दीजिएगा। लीजिए, दे दिया मैंने, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक अगर आपने उतार लिया होगा तब इसे ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल करोगे हो जाएगा, ठीक ना? ये हो गया 18/10 इंटू यम था ना? जब इसे पलटेंगे तो 17.535 ऊपर चला जाएगा, 0.3 नीचे, तो ये भी पलट जाएगा। 10 गुणे यम बटा 18। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो कितना जाएगा? 17.535 बटा 0.3 गुणे 18 इधर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, बराबर में एम। हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आएगा नहीं? और बाहर निकालना। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से सवाल देकर के आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, हो सकता है इनमें से सभी चीज दे दे, कोई एक चीज मिसिंग कर दे, तो कंफ्यूज मत होना। तुम्हें देखो, मैंने कंटेनर बना के एक एक चीजें फील भी कराया, कौन कहाँ से है कैसे नहीं आया, ठीक ना? तुम्हें कंटेनर बना के मैंने देखो एक एक चीजें फील भी करा दिया। जो उस वीडियो को नहीं भी देखा होगा उसको भी समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से जान जाओगे तो कुल वाष्प दाब निकालना भी अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। कैसे? देखो, अब बता दूंगा कि कुल वाष्प दाब जब निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के पैटर्न पे रहेगा, वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको, बस देखते जाइए, ठीक ना? हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, चिंता मत करिए। कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है? दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। पहले मैं साइड में आपको दिखा देता हूँ। दो लोगों का मिश्रण है, एक है आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, और एक तरफ क्या है दोस्तों? आपका जल है, ठीक ना? जल कितना है? 72 ग्राम है। कम वाले को ऊपर रखते हैं, कम वाला हमेशा विलय बनता है ना, और अधिक वाला हमेशा विलायक, ठीक ना? 92 ग्राम जो है दोस्तों, वो आपका क्या है? C2H5OH, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, ठीक ना? ये दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ग्राम में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए विलय का मोल और विलायक का मोल चाहिए होता है। जैसे देखिए, जल के मोल को मैं n से लिख रहा हूँ और H2O लिख दूंगा तो हो गया जल का मोल। मोल को मैं लिख रहा हूँ n से और यहाँ पे C2H5OH लिख दिया तो इसका मोल हो जाएगा। तो पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक ना? फिर मोल प्रभाज निकालते हैं। तो देखिए NH2, क्योंकि देखिए आपको मैं साइड में दिखा देता हूँ, नहीं कहेंगे समझ नहीं आ रहा है। देखिए X, इसका मतलब क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। अब पहले किसका निकालना चाहते हैं? तो कह रहा है दोनों का निकालो। तो मैं मान लीजिए पहले पानी का निकालता हूँ, ठीक ना? किसका? पानी का। पानी का क्या? मोल प्रभाज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में जल का मोल प्रभाज। तो फार्मूला क्या होगा? जिसका आप मोल प्रभाज निकालते हो
उसी का मोल पहले ऊपर रखना, ठीक है। अब बाकी दोनों के मोल को जोड़ देना। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल इस तरह का करा चुका हूं मैं, ठीक ना, विलियन वाले का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5OH। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मोल प्रभास निकल जाएगा। लेकिन वैल्यू पुट अप करने के लिए क्या चाहिए मुझे, पानी के मोलों की संख्या और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो कैसे निकलेगा देखिए, पानी के मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। पानी का कितना ग्राम है पहले बताइए, 72 ग्राम, तो ऊपर रख दीजिए 72। अब पानी का आणविक द्रव्यमान अभी जस्ट बताया था कितना होता है, 18 होता है। काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 चौक 72 हो जाएगा ना सर। उसी तरह C2H5OH एथिल अल्कोहल का निकाल लेते हैं, कितना है 92 है। और यहाँ कितना हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अगर आप आणविक द्रव्यमान निकालना सिखा चुका हूँ, भार निकालोगे तो 46 आएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। आगे वैल्यू अब यहाँ रखो, इसका वैल्यू 4 है, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 6, काट दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम कर लेना, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं, जब इसे काटोगे तो 0.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। उसी तरह जब तुम इसका निकालोगे C2H5OH का, तो क्या होगा, फार्मूला इस बार चेंज हो जाएगा। जिसका निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसका निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर, यहां तक याद रहेगा, भूलना मत। एग्जाम में समय बिल्कुल कम है, इसलिए एकदम ध्यान से ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। बिना भगाए वीडियो को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना दिया 2, और इसका कितना दिया 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.666 भी लिख सकते हो चाहो तो लास्ट में। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोल प्रभाव। हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब आप कहेंगे मोल प्रभाव तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या कहते हैं, कुल वाष्प दाब कैसे निकालना सीखे। तो कुल वाष्प दाब देखो, जैसे मान लो मैंने 2 लोगों को मिलाया, ठीक ना। तो पानी को मिलाने से पहले अगर पानी शुद्ध रहा होगा, क्या रहा होगा, शुद्ध यानी प्योर, तो जाहिर तो यहाँ से निकलने वाला वाष्प दाब P नोट रहा होगा पानी का। हाँ या ना में जवाब चाहिए, चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं। उसी तरह जब अगर तुम एथिल अल्कोहल अगर शुद्ध रखे होगे एक कंटेनर में, एथिल अल्कोहल में कुछ नहीं मिला होगा, केवल एथिल अल्कोहल रहा होगा, तो उस दौरान इसका जो वाष्प दाब होगा वो नोड वाला होगा, नोड यानी शुद्ध वाला, और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का। अब इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि जब आपको देता है ना कि 72 ग्राम जल तथा इतना ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण को मिलाया गया, तथा जल का वाष्प दाब इतना तथा एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब इतना है, तो कुल वाष्प दाब बताइए क्या होगा। तो आप बताइए कर लेंगे कि नहीं, मोल प्रभाव तो आप निकाल ही लेंगे, यानी आपको ए और ए आपको पता चल ही जाएगा। पी ए नोड और पी बी नोड, यानी यहाँ पे जो भी देगा, ए की जगह पे क्या मिलाया है वो तो उसका मैटर है ना, बी की जगह पे क्या मिला के बना रहा है उसका मैटर है ना, वहां पे लिख देना। तो जो वैल्यू दिया रहेगा पुटअप करके कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। मैं यहाँ पे सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ कुल वाष्प दाब का, इसको जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एक बार सिखा दीजिए, तो इसका प्रॉपर वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में 2 मात्र क्वेश्चन ऐसे बच गए हैं जिसे आप जान लेंगे तो ये चैप्टर की तैयारी मान लीजिए विलियन का पूरा हो गया, न्यूमेरिकल का। एक मोललता निकालना और एक मोलरता निकालना। तो आइए कैसे निकाला जाता है देखिए समझिए। ये सारी चीजें मैंने फिर दोहरा देता हूँ, डिटेल मैंने बताया, प्लीज जाकर के उसे देख लीजिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मोलरता का फार्मूला क्या है, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए विलायक का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, 200 ग्राम, तो यहाँ पे रख दीजिए 200 ग्राम, ठीक है, गुणे में 1000। फिर उसके बाद क्या रहा, विलेय का मोल। अब यहाँ विलेय का मोल आपको नहीं देगा, उसके जगह पे क्या दे देगा, ग्राम में दे देगा। विलेय के मोल के जगह पे भाई अगर मोल दे देगा तब तो इजी हो गया ना क्वेश्चन, तब तो टिक आउट वाला क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर देगा, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो ये क्या है, विलेय है ना, क्योंकि कम मात्रा वाला विलेय होता है और ज्यादा मात्रा वाला विलायक होता है, बता चुका हूं पहले। अब देखिए 80 ग्राम जो दिया है इसका हम निकाल लेते हैं मोल, किसका, मोल यानी NaOH का, ठीक है। कितना आएगा देख लीजिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राम को ऊपर रखते हैं और आणविक द्रव्यमान नीचे। इसका निकालोगे तो 40 आएगा, निकाल के देख लेना, काटोगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ रख दो भैया 2, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा। अब यहाँ 2 से 2 भी कट गया, तो कुल मिला के केवल 10 आ गया, तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी, 10। अब बताइए समझ आया कि नहीं, कितना आसान है। उसी तरह मोलरता देखिए, मोलरता का फार्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, विलायक नहीं विलियन। तो इसमें देखिए क्या रहा है, 280 मिलीलीटर विलियन, विलियन शब्द लिया है कि नहीं, विलियन, इसका मतलब 280 मिलीलीटर नीचे आ जाएगा बटे के 280 कह रहा है, सॉरी 60, अब गुणे में 1000। अब आप किसका, विलेय का मोल, विलेय का मोल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम इस बार दिया है, तो 40 बटे 40 करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लो 1, 1 0 से 1 0 कट गया, बाकी जो कैलकुलेट करोगे तुम्हारी मोलरता हो जाएगी। अब बताओ समझ आया कि नहीं,
इस चैप्टर में अगर मैंने जितना न्यूमेरिकल बताया ये चीज तो आपको क्लियर हो गया, इतने टाइप का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चन चला रहा हूँ, इसे जरूर प्रैक्टिस करना। दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इसे किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, नहीं तो पछताओगे पक्का। आगे बढ़ते हैं। रसायन के न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए तो 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल है जो हर साल पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि इसमें न्यूमेरिकल उतना ज्यादा है भी नहीं, इसलिए इसी को नंबर बदल बदल रिपीट करता है, इसलिए मैं तो इसके लिए कॉन्फिडेंटली हूं कि क्या कहते हैं यहां से तो पक्का आएगा दोस्तों। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिए। कह रहा है निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ तथा गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो यहाँ पे आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है गिब्स ऊर्जा ना पूछे, केवल पूछ सकता है निम्नलिखित सेल की ईएमएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, या तो हो सकता है इसको ना पूछ के डायरेक्ट पूछ दे कि गिब्स ऊर्जा बताइए क्या है, ठीक ना। इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को डाल दिया है ताकि आप एक ही क्वेश्चन के दम पे दोनों चीजों को अच्छे से सीख सकें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। ईएमएफ निकालने का 2 तरह का फार्मूला होता है, एक निर्दिष्ट वाला समीकरण का फार्मूला होता है और एक नॉर्मल वाला। तो कैसे पता चलता है कि नॉर्मल वाला कब करें और कैसे पता चलता है कि निर्दिष्ट वाला कब अप्लाई करें, यहाँ पे भी मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में बताया है, वहां वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सांद्रता इसकी 1 मोल यहाँ भी है, 1 मोल यहाँ भी सांद्रता। जब अगर यहाँ पे सांद्रता 1 मोल दिखे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर 0 कुछ ना दिखे, 1×10⁻⁶ इस तरह की चीजें अगर ना दिखे तो पक्का गारंटी है सिंपल वाला फार्मूला यूज होगा। अब आपको कहेंगे कौन सा सिंपल वाला फार्मूला होगा ईएमएफ निकालने का, तो ईएमएफ निकालने का सिंपल वाला फार्मूला ए वाला यूज होगा, माइनस नोट, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। कब, जब दोनों जगह पे 1 मोल सांद्रता हो। अगर यहाँ पे आपको 0.001 ऐसा समथिंग दे दे तब तो निर्दिष्ट वाला लगेगा, ठीक ना। आगे बताऊंगा कैसे करना है, अब देखिए वो वाला भी बताऊंगा सवाल, चिंता मत करिए। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, यहाँ पे आपको ई कैथोड का, ई नोड कैथोड का वैल्यू रखना है और ई एनोड का वैल्यू रखना है। कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड, क्योंकि सवाल आपका यहाँ से यहाँ तक सवाल दिया हुआ है, इधर मैं हल करूंगा और ये आपका पूरा सवाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज है जिसे लवण सेतु कहते हैं उसी का सिंबल है, इसके इधर वाला जो भी है वो हर बार कैथोड का काम करेगा, किसका, कैथोड का, और इधर वाला हर बार एनोड का काम करेगा, किसका, एनोड का। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, तो इसका मतलब एक कॉपर वाला कैथोड है, यानी ये वैल्यू जो है इसके जगह पे रखी जाएगी प्लस 0.34, लेकिन यहाँ लेकिन लग गया, ये जो प्लस में दिया हुआ है वैल्यू इस कभी कभी बदलता भी है, चिन्ह भी कभी कभी बदल जाता है। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि कब मैं वही चिन्ह सेम उतारूंगा और कब बदल के उतारूंगा, तो ध्यान से समझना। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन इधर देखो पावर में कितना है 2+ है और यहाँ कुछ नहीं है, क्या है 0, यानी इधर से हर बार इधर चलना, इधर से हर बार इधर चलना। अगर इधर का पावर ज्यादा हो और इधर का कम हो तो जो चिन्ह दिया है वही रखना, चिन्ह में कोई बदलाव मत करना। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता, Cu इधर होता और Cu2+ इधर होता, तो जब इधर से इधर चलने पे इधर पावर कम है इधर ज्यादा है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, तो जो भी चिन्ह यहाँ दिया होगा प्रश्न में उसे बदल के यहाँ पे रखना। इतनी बात समझ में आई मेरी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, फिर फार्मूले का क्या है माइनस एन। अब यहाँ क्या है देख सकते हैं, यहाँ भी अधिक से कम की तरफ जा रहे हैं इसलिए कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, -0.76। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इसे जोड़ दोगे तो नॉर्मल जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 7 3 10 और 1 11, यानी 1.10 आएगा, कितना 1.10 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब आपको ईएमएफ निकालने आराम से आ गया होगा, यहाँ पे आप हिंदी में लिख लीजिएगा वोल्ट, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आपको निकालना है गिब्स ऊर्जा, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है दोस्तों -NF ई नोड सेल। अब देखो दोस्तों, माइनस यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर से उधर जा रहा है वो कितनी संख्या में है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है Zn है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 2+ हो गया, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। यहाँ पे देखो तो कॉपर के पास 2+ था, लेकिन यहाँ पे अब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन यहाँ से पता चल सकता है कितना पावर में चार्ज है, ठीक ना। यहाँ से पता चल सकता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 गुणे F, आपको पता ही होगा फैराडे कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 96,500 और इसका वैल्यू जस्ट अभी ताजा ताजा निकला है, कितना है 1.10। अब जैसे इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, ऊर्जा है तो लगा देना जूल। अब बताओ समझ आया कि नहीं, यहाँ तक बिल्कुल आ गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं।
अब आते हैं दोस्तों अगले न्यूमेरिकल पे। इस न्यूमेरिकल तो किसी कीमत पे आप छोड़िएगा मत दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलर अब तक के न्यूमेरिकल में सबसे खास न्यूमेरिकल है दोस्तों, जितना मैंने बताया है। मोलर चालकता की गणना करने वाला न्यूमेरिकल हर हालत में आ सकता है, आ सकता है नहीं, मेरे को तो लगता है इस बार आएगा, इसलिए इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना। मुझे पता है कि आपको ये न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत आता होगा, लेकिन वो नहीं आएगा, मैं फील कराता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। कह रहा है 0.1 मोल लीटर, हमें यहां तक कैसे पहुंचना है सब चीज बताऊंगा, एक एक करके समझना, फील करना, ठीक ना, निगाहें कहीं और नहीं होनी चाहिए, पूरा इस पे एकदम फोकस कर दो अच्छे से। तो देखो क्या कह रहा है, 1.0 मोल लीटर इनवर्स KOH विलियम से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा इतनी त्रिज्या का एक स्तंभ यानी एक छड़ डाला गया है, जिसकी प्रतिरोध कितनी है, इतना है, तो बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब आपको एक एक करके समझाता हूं। इसने क्या बोला कि एक हमारे पास टब है, मान लो इसके अंदर कौन सा विलियन भरा है, KOH का, जिसकी सांद्रता यानी C कितनी दी गई है, 0.1। लो एक वैल्यू तुम्हें पता चल गया है ना, मजेदार। फिर कहता है इसमें एक स्तंभ डाल दिया, एक छड़ डाल दिया, एक, ठीक ना, क्या डाल दिया, एक छड़। छड़ की लंबाई कितनी है, लंबाई L 1000 सेंटीमीटर, कितना, 1000 सेंटीमीटर। लो लंबाई L भी मिल गया, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले की मदद से तुम्हें क्या मिलेगा, विशेष चालकता मिलेगा, ठीक ना, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसे। ये रो मिलेगा तभी तो आप चालकता निकाल पाओगे, कापा इसे चालकता कहते हैं, चालकता, ठीक ना। तो 1/रो होता है, तो रो निकालने के लिए आपको ये चाहिए, आर चाहिए, आर तो मिल गया, यहाँ पे प्रतिरोध है, देख सकते हैं आर कितना दिया हुआ है। आर से पहले हमें त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, आर 0.5 सेंटीमीटर। और प्रतिरोध जिसे कैपिटल आर कहते हैं, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कैपिटल आर को, क्या दिया है, 5×10⁻³ ओम दिया है, क्या दिया है, इतना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या दिया है, रो इज इक्वल टू RA/L। अब आपको यहाँ तक पहुंचना है किसी तरह, अब आपको यहाँ तक तो एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कौन वैल्यू किसका है, कैसे दिया है, कहाँ का है, एक एक पॉइंट समझ आया। ये जो छड़ है इसका मतलब यहाँ पे एक गोलाई में छड़ है, चौड़ा वाला, ये वाला छड़ नहीं है, ये वाला छड़ नहीं डाला गया है। छड़ कौन सा डाला गया है, सिलेंड्रिकल रॉड डाली गई है, तब ना यहाँ पे त्रिज्या आ रहा है, समझ आई मेरी बातें। तो अब देखो इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ तक पहुंचने के लिए C पता चल चुका है, बस किसी तरह कापा पता चल जाए चालकता, तो कितना इजी हो जाएगा ना मोलर चालकता निकालना। तो कापा ही निकालना सबसे मुश्किल है, इसीलिए इस पे बहुत लोग डरते हैं कि कैसे करना है। अब सीक्वेंस समझ लेना, कभी अब मत भूलना। अब पहले तुम रो निकालोगे, कापा निकालने से पहले क्या निकालोगे, रो। तो रो निकालने का तरीका क्या है, RA/L। तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा, R कितना दिया हुआ है, 5×10⁻³ फिर गुणे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका, रॉड का, तो रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ए बराबर क्या होता है, ये ऐसे करके है ना, ये क्या है, एक तरह का वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अगर छड़ ऐसा है तो देखिए सिलेंड्रिकल है ना, ये वृत्त है ना, तो इसका क्षेत्रफल होगा एरिया क्रॉस सेक्शन का πr² होगा, क्या होगा, πr²। पाई का वैल्यू आपको पता होगा 3.14 होता है, गुणे आर का वैल्यू कितना दिया है, 0.5 का स्क्वायर, यानी एक जगह पे कितना हो जाएगा, 3.14 गुणे 0.5 का स्क्वायर बटे यल कितना है आपके पास, 1000। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब जैसे बता रहा हूँ समझना, 1000 को आप चाहो तो 10⁻³ भी लिख सकते हो, 1000 को चाहो तो क्या लिख सकते हो, 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, बचा क्या, 5×3.14 गुणे 0.5 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 0.5 कितने बार है, 2 बार। मैंने समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, जैसे ही आप इसका गुणा करोगे तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, तो अब इसका वैल्यू मिल गया तो कापा भी निकल जाएगा, कापा, अरे कापा, कापा नहीं पापा मत समझ लेना, ठीक ना, कापा है तो 1/रो, तो कितना आ जाएगा आपका, 1/रो कितना दिया है आपके पास, 3.925। अब जैसे ही मैंने गुणा किया तो हमें कापा का वैल्यू मिल गया। जैसे ही अब इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है, यहाँ दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में, जैसे यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 1 2 3 अंक उधर है, दशमलव को तो ऊपर में 3 0 आ जाएगा, कितना, 3 0 नीचे में आ जाएगा आपका 3925, आगे सिंपल। अब इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2547। ये है यस, यस का मतलब सीमेंस होता है, क्या होता है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाता है कापा का, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कापा का वैल्यू कितना हमारे पास, 0.2547 गुणे 1000 बटा सी कितना है, सी जैसे बोलते हैं हम लोग सांद्रता, सांद्रता कितनी दी गई है, ये देखिए यहाँ पे है
ठीक ना। अब कैसे पहचाना मैंने कि सांद्रता है, तुम भी याद रखना, हमेशा पहचान लेना। जब कभी भी मोल लीटर इनवर्स दिया हो, मोल लीटर इनवर्स कभी भी मात्रक दिया हो तो समझ लेना वो सांद्रता है। क्या है? सांद्रता। ठीक ना, सांद्रता का मात्रक होता है 0.1। अब इसे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। कर दो मैं, चलिए देखिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव उधर भी है, अगर इस दशमलव को एक अंक आगे ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 2.547 गुणे 1000 होगा, और ये भी एक अंक उधर चला गया, इतना आ गया। तो दशमलव उधर का जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ के आगे का जीरो कोई मतलब नहीं, बटे के नीचे 1 का भी कोई मतलब नहीं रहा। अब नॉर्मल गुणा कर दोगे, जो भी आएगा इसकी चालकता हो जाएगी, मोलर चालकता। अब बताइए समझ आया कि नहीं? अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो छोड़िएगा किसी कीमत पे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल की। इस चैप्टर से इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि निर्नष्ट वाला आपने कराया नहीं, निर्नष्ट वाला मेरा वीडियो पिछला अपलोडेड है, बहुत लोग जानते भी होंगे। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो चैप्टर आ रहा है रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन दिखा सकता हूँ। मेरा ये वीडियो जो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको थंबनेल, इस पे केवल न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने पूरा न्यूमेरिकल का चैप्टर बना ही दिया है, तब इसको मैं इसमें क्यों इंक्लूड करूँ आपका समय बर्बाद करने के लिए। इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, आपका रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल पूरा भरपूर तैयार हो जाएगा। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधार पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतने सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से एक कॉन्फिडेंट आ गया होगा, एक बेहतर लगा होगा कि क्या कहते हैं, हाँ सर अब मेरा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तैयार हो गया है। अब डरने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उसे प्रैक्टिस करिए दोस्तों। अगर आपके पास समय बचे तो इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल करिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आएगा न्यूमेरिकल इसी में से। ये भरोसा रखिए मेरे पे, अपने भाई पे भरोसा रखिए, आपका भरोसा नहीं टूटेगा दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।